ख्वाबों की सजी थी महफिल और ये हसरत नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल और ये हसरत नीलाम हो गई। तूने मेरी तरफ एक नजर से क्या देखा, ये जिंदगी तेरे नाम हो गई। तूने मेरी तरफ एक नजर से क्या देखा, ये जिंदगी तेरे नाम हो गई। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं मैं अखिल आपका आपके यूट्यूब चैनल यादवेंद स्मार्ट क्लासेज में। और हमारी जो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी उसी में मैं फिर आपके लिए एक और हिस्ट्री की क्लास लेके हाजिर हूं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक जो हमारा है वो है बाबर। दोस्तों लास्ट क्लास में आपने बाबर को पढ़ा था और बाबर अधूरा रह गया था, तो बाबर को कंप्लीट करने के लिए मैं फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूं। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट बाबर से। बाबर, ठीक है। बाबर में हमने लास्ट क्लास में जो बाबर को कंप्लीट किया था वो बैटल ऑफ खानवा, यानी खानवा का युद्ध हमने पढ़ लिया था कि खानवा के युद्ध में बाबर हरा देता है किसको, राणा सांगा को। और राणा सांगा जब हार जाता है तो राणा सांगा युद्ध को छोड़ के उसका हाथी राणा सांगा को उसको लेके निकल जाता है। बाबर ने राणा सांगा का पीछा किया लेकिन राणा सांगा हाथ नहीं आता है और राणा सांगा छिपता हुआ घूमता है। तो राणा सांगा का एक बहनोई था जिसने बाबर को यह खबर दे दी कि राणा सांगा वहां पे छिपा हुआ है, और वहां पे बाबर पहुंच जाता है और बाबर ने वहां पहुंचकर राणा सांगा की हत्या कर दी। तो हत्या कब की गई है उसी को दोस्तों आगे देखते हैं। तो 1528 1528 में बाबर किल्ड राणा सांगा। बाबर किल्ड राणा सांगा। बाबर ने राणा सांगा की हत्या कर दी, यानी राणा सांगा को मार दिया। जब राणा सांगा को मार दिया जाता है तो 1528 में 1528 में ही बाबर का एक कमांडर इन चीफ था। बाबर का एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था कमांडर इन चीफ। बाबर का सेनापति था और बाबर के सेनापति का नाम था मीर बाकी। क्या नाम था उसका? मीर बाकी। तो मीर बाकी ने 1528 में, किसमें? 1528 1528 में अयोध्या में किसका निर्माण करवाया है? 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद, बाबरी मॉस्क, यानी बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया? 1528 1528 में। किसके द्वारा करवाया गया? बाबर के द्वारा। बाबर के किसने करवाया? एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था मीर बाकी। इसके बाद इस बाबरी मस्जिद को यह बताया जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद को, इस बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है और इसी बाबरी मस्जिद की जांच के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम था लिब्राहन
कमीशन। एक लिब्राहन आयोग बनाया जाता है और यह लिब्राहन आयोग इसकी जांच कर रहा था। और लिब्राहन आयोग दोस्तों जो रिपोर्ट देता है अपनी, वो कब देता है? 2008 में लिब्राहन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। तो इस तरह से बाबर ने राणा सांगा की कहानी को क्या किया? खत्म किया। अब आगे बाबर एक और युद्ध लड़ेगा और बाबर 1529 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा। और वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी यानी चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये किस किस के बीच लड़ा गया? दो व्यक्ति थे। एक कौन है? बाबर। और दूसरा व्यक्ति कौन है? शासक कौन है? राजा कौन है? जिसका नाम था मेदिनी राय। जिसका नाम क्या था? मेदिनी राय। और जो चंदेरी पड़ता है दोस्तों, ये कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1529, 1529 में। 1529 नहीं, 1528 कीजिए इसे, ठीक है। 1528, 1528, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच हुआ है? टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। और मेदिनी राय इस युद्ध में क्या करता है? हार जाता है। यानी मेदिनी राय को बाबर क्या करता है? हरा देता है। मेदिनी राय क्या करता है? हार जाता है। बाबर डिफीटेड मेदिनी राय इन द बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। दोस्तों ये जो ऐसा पहला युद्ध था जो कि जल और थल, यह ऐसा पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। यानी जमीन पर तो यह युद्ध हो ही रहा था, इसके साथ इस युद्ध को पानी में भी लड़ा गया। पानी में कैसे? नावों पर बैठ के यह युद्ध हुआ था। इसलिए यह बोला जाता है कि यह जल और थल पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। क्लियर? आगे आगे बढ़ते हैं। बाबर का अब जो अंतिम अभियान है, अंतिम युद्ध है, वह है 1529, 1529 में। और यह कौन सा युद्ध है? बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध है। और यह युद्ध कब हुआ है? 1529 में। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बीच होता है? बैटल ऑफ घाघरा 1529, 1529 में। ये युद्ध किस किस के बीच होता है? और घाघरा आपका कहां पे पड़ता है? बिहार में। ये भी आप याद रखें कि घाघरा कहां पे पड़ता है? बिहार में। तो ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? बाबर, लगातार युद्ध किए जा रहा है बाबर। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति यहां जो था वह कौन था? महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। एक अफगानी था दोस्तों, और इस अफगानी के साथ, महमूद लोदी के साथ बाबर ने क्या किया? युद्ध किया। तो बाबर डिफीटेड महमूद लोदी। बाबर डिफीटेड महमूद लोदी इन दिस बैटल। बाबर ने इस युद्ध में महमूद लोदी को क्या किया? हरा दिया। अब बाबर जो था वह धीरे धीरे सारी कहानियां खत्म करता गया।
यानी एक एक करके बाबर के जो दुश्मन थे, बाबर को जिनसे खतरा था, उनको बाबर क्या करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। आगे 1530 1530 में बाबर मर जाता है। बाबर कब मरता है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। ठीक है, आगे अब बाबर के पुत्रों की अगर बात की जाए, बाबर के जो पुत्र थे दोस्तों, वो पुत्र कितने थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहला, बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था दोस्तों हुमायूं। क्या नाम था उसका? हुमायूं। यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और जब बाबर का यह सबसे बड़ा पुत्र था तो यह कहाँ का शासक बना? यह भी आप लोग देख लें एक बार। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, यह शासक बना दिल्ली एंड आगरा। दूसरा, बाबर का एक और पुत्र कौन था, जिसका नाम था कामरान। बाबर के एक और पुत्र का नाम क्या था? कामरान था। और कामरान को जो दिया गया था, इसको शासक जो बनाया गया था, वो कहां का शासक बनाया गया था? काबुल का। किसका शासक बनाया गया था? कामरान को काबुल का शासक बनाया गया था। बाबर का तीसरा पुत्र, जिसका नाम क्या था? अस्करी। बाबर के तीसरे पुत्र का नाम था दोस्तों अस्करी। और अस्करी को जो रूलर बनाया गया, वो कहां का बनाया गया? संभल। कहां का शासक बनाया गया? उत्तर प्रदेश में इसको रूलर बनाया गया, शासक बनाया गया संभल का। ठीक है। और बाबर का एक और पुत्र था, जिसका नाम था हिंदाल। जिसका नाम क्या था? बाबर के एक और पुत्र था, जिसका नाम था हिंदाल। और हिंदाल को कहां का शासक बनाया गया दोस्तों? हिंदाल को जो रूलर बनाया गया, वह बनाया गया मेवात। और मेवात कहां पे पड़ता है? हरियाणा। ठीक है। कहां का रूलर बनाया गया? हिंदाल को मेवात का शासक हिंदाल को बनाया गया। तो सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं है, तो हुमायूं को दिल्ली और आगरा का शासक बनाया गया। लेकिन बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से एक बात कही थी, और वो बात क्या थी? बाबर ने यह कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, हुमायूं से यह कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे इस साम्राज्य को, एम्पायर को, तू अपने तीनों भाइयों में बांट देना। यानी कि चारों भाई मिलके मेरे साम्राज्य को इसको बांट लेना। और हुमायूं करता भी यही है कि जब बाबर मर जाता है 1530 में, तो इस हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने 3 और भाइयों में, यानी कुल मिला के 4 भाइयों में उसे बांट दिया जाता है। जब बांट दिया जाता है तो हुमायूं खुद दिल्ली और आगरा का शासक बन जाता है। इसके बाद कामरान को काबुल दे दिया जाता है, अस्करी को संभल दे दिया जाता है, और हिंदाल को मेवात दे दिया जाता है, हरियाणा। दूसरा, इसी हुमायूं की एक चचेरी बहन थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। यानी सिस्टर की अगर बात की जाए, चचेरी बहन की बात की जाए, हुमायूं की चचेरी बहन, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है। गुलबदन बेगम ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम क्या था? हुमायूं नामा। उसका नाम क्या है? हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा की जो रचना की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है। ठीक है, आगे बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी,
जिस बाबर wrote तुजुक ए बाबरी। बाबर ने क्या लिखी थी? बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी। और ये तुजुक ए बाबरी जो थी ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसकी जो लैंग्वेज थी दोस्तों, टर्किश लैंग्वेज। इसकी जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी? तुर्की भाषा। ठीक है। बाबर रोट हिज ऑटो बायोग्राफी नेम्ड तुजुक ए बाबरी, जो किस भाषा में थी? टर्किश में थी, तुर्की भाषा में थी। ठीक है। आगे ये पूछा जाता है कि मुगल जो रूलर्स हुए हैं, मुगल शासक हुए हैं, इनके कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी थी? इनके कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी थी? इनके दरबार की लैंग्वेज कौन सी थी? तो इनकी कोर्ट लैंग्वेज समझ लीजिए आप। कोर्ट जो लैंग्वेज थी इनकी वह कौन सी थी? तो वह थी पर्शियन। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज थी? फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। ठीक है। आगे बाबर को 2 बार दफनाया गया। बाबर को बाबर बरीड ट्वाइस। बाबर को 2 बार दफनाया गया। यह बताया जाता है कि बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो पहली बार बाबर को आराम बाग आगरा में, कहां पे दफनाया गया? पहली बार आराम बाग। और आराम बाग कहां पे पड़ता है? आगरा में। ठीक है। दूसरी बार बाबर को काबुल में दफनाया गया। कहां पे दफनाया गया? काबुल में। यह बताया जाता है कि बाबर ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी तुजुक ए बाबरी, तो उसमें बाबर ने यह लिखा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझको जो दफनाया जाना चाहिए वो कहां पे दफनाया जाना चाहिए? काबुल में। लेकिन उससे पहले बाबर को कहां दफना दिया गया था? आगरा में। तो इसलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम जाट, और राजा राम जाट बाबर को निकाल के ले जाता है। कहां से? आगरा से। और ये कहां पे लेके जाता है? काबुल में। तो बाबर को 2 बार दफनाया गया, पहली बार आगरा में और दूसरी बार आगरा आराम बाग में, और दूसरी बार काबुल में बाबर को दफनाया जाता है। ठीक है। आगे बाबर की कहानी यहां तक खत्म हो जाती है दोस्तों। इसके बाद जो बाबर का बड़ा पुत्र है जिसका नाम है हुमायूं, बाबर का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं को पढ़ते हैं। पहला, हुमायूं के जन्म की अगर बात की जाए, हुमायूं वॉज बॉर्न। हुमायूं का जन्म कहां पे हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में। कहां पे हुआ था? काबुल में। ठीक है। दूसरा, हुमायूं का पिता, हुमायूं का
पिता। पिता कौन था? बाबर। हुमायूं की माता का नाम? मदर। माता जो थी उसका नाम क्या था? माहम बेगम। माता का नाम क्या था? माहम बेगम। ठीक है। हुमायूं का जन्म कब हो रहा है? 1508। अच्छा, यहाँ पे जन्म एक लिख और लीजिए कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508, 1508 में। कहाँ पे हुआ है? काबुल में। और हुमायूं का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हुमायूं का जो अर्थ होता है वह होता है भाग्यशाली। क्या होता है? लकी, यानी भाग्यशाली हुमायूं का अर्थ होता है। बाबर कह के ये गया था कि अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देना, तो बाबर ने ऐसा ही किया और यह बाबर की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आगे चल के बाबर अपनी इस गलती को भुगतता है। क्या करता है? आगे चल के बाबर अपनी इस गलती को भुगतता है। ठीक है। अब बाबर जो था, बाबर का यह बताया जाता है कि बाबर ज्योतिष में विश्वास रखता था। बाबर ज्योतिष में विश्वास रखता था। बाबर बिलीव्ड इन बाबर बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी। बाबर ज्योतिष में ज्योतिष में विश्वास रखता था। दूसरा, बाबर नशा भी करता था। बाबर वॉज एडिक्टेड टू ओपियम। बाबर किसका नशा करता था? बाबर एडिक्ट हो चुका था। बाबर नशा करता था किसका? बाबर अफीम का नशा करता था। किसका नशा करता था? अफीम का। बाबर ज्योतिष में विश्वास रखता था। बाबर का यह बताया जाता है कि बाबर सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। बाबर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन 7 दिन में अलग अलग रंग के, यानी सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े बाबर पहनता था। आगे जब बाबर गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद बाबर ने जल्दी ही 1532 में बाबर ने एक युद्ध किया, बैटल ऑफ दोराहा। बाबर ने किसका युद्ध किया है? बैटल ऑफ दोराहा। दोराहा का युद्ध। और दोराहा दोस्तों कहां पे पड़ता है? बिहार में। तो देखिए इसे, बैटल ऑफ दोराहा। ठीक है। बैटल ऑफ दोराहा। और दोराहा कहां पे है दोस्तों? बिहार। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? यह युद्ध हुआ है हुमायूं के बीच में। दूसरा, यह युद्ध में दूसरी तरफ कौन था? तो यहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था जिसका? महमूद लोदी। और इस युद्ध में बाबर महमूद लोदी को हरा देता है।
इस युद्ध में बाबर महमूद लोदी को क्या करता है, हरा देता है। हराने के बाद अब बाबर क्या होता है कि एक रानी थी, मेवाड़ की रानी, बाबर को उसकी दैनिक दिनचर्या आगे बढ़ने लगी, तो एक रानी थी मेवाड़ की रानी जिसका नाम था रानी कर्णवती। क्या नाम था उसका, रानी कर्णवती। और एक रूलर था मध्य प्रदेश में मांडू का, जिसका नाम था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह क्या करता है, मांडू से जाता है और रानी कर्णवती के ऊपर ही आक्रमण करता है। तो रानी कर्णवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं के पास राखियां भेजी और हुमायूं से यह कहा कि अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, यानी कर्णवती ने हुमायूं को अपना भाई माना, तो इस बहादुर शाह से मेरी रक्षा कीजिए। हुमायूं तुरंत चल देता है रानी कर्णवती की रक्षा करने के लिए, और उधर बहादुर शाह को पता चलता है कि हुमायूं आ रहा है, तो बहादुर शाह भी वहां से भागता है और हुमायूं उस बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू तक जाता है। जब हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू तक जाता है, तो बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू तक जाता है, तो बहादुर शाह मांडू से आगे चला जाता है और बे ऑफ कैम्बे जाकर पहुंचता है, यानी खंबात की खाड़ी में जाके रुक जाता है, पहुंच जाता है वहां पे बहादुर शाह। और खंबात की खाड़ी कहां पे है, गुजरात में। तो ऐसे करके हुमायूं ने बहादुर शाह को भगा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। तो आओ इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, 1535 to 36, यानी 1535 से 1536, ये इस बीच में रूलर है जिसका नाम है बहादुर शाह। जिसका नाम क्या है, रूलर का नाम बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह रूलर कहां का है, मांडू का। ये कहां का रूलर है, मांडू। और मांडू कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये अटैक किस पे करेगा बहादुर शाह, तो एक रानी है जिसका नाम है कर्णवती। और कर्णवती जो रानी थी ये कहां की थी, मेवाड़ की। कहां की रानी थी, मेवाड़ की रानी थी। तो बहादुर शाह इस पे क्या करता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है। और रानी कर्णवती इस आक्रमण से बचने के लिए किसको पुकारती है, हुमायूं को। हुमायूं को इसके लिए हुमायूं को रानी कर्णवती ने क्या किया, राखियां भेजी। और उस यानी कर्णवती ने हुमायूं को अपना क्या माना, भाई माना। और हुमायूं ने भी जब कर्णवती को बहन माना तो उसकी रक्षा के लिए हुमायूं निकल पड़ता है। और हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करता है। और हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करते हुए कहां तक जाता है, मांडू तक जाता है। लेकिन बहादुर शाह मांडू नहीं रुकता है और बहादुर शाह निकल जाता है कहां पे, बे ऑफ कैम्बे। यानी ये कहां भाग जाता है, खंभात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जब ये भाग जाता है, तो इसके बाद ये खंबात की खाड़ी, ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये कहां पे है, तो यह है गुजरात में। कहां पे पड़ती है, गुजरात में। इसके बाद हुमायूं का 1538 1538 में हुमायूं का युद्ध होता है। किसके साथ होता है, हुमायूं डिफीटेड हुमायूं डिफीटेड फरीद खान। फरीद खान जो था एक क्या था, ये अफगानी था। यानी 1538 में हुमायूं ने फरीद खान को हराया।
फरीद खान को कहां पे हराया है? तो फरीद खान को बंगाल में हराया है। कहां पे हराया है? बंगाल में, सॉरी, हाँ बंगाल में हुमायूं को सॉरी फरीद खान को क्या किया? इसने हरा दिया। आगे फरीद खान के बारे में चर्चा करते हैं, तो पहले आप लोग देख लीजिए। फरीद खान, इसका जन्म देख लीजिए आप। इसका जन्म हुआ था कहां पे? वाजबाड़ा। वाजवाड़ा, और वाजवाड़ा कहां पे पड़ता है? पंजाब में। कहां पे पड़ता है? पंजाब में। इसी फरीद खां के दादा थे, यानी ग्रैंडफादर, जिनका नाम था इब्राहिम खान सूरी। इब्राहिम खान सूरी जो एक जागीरदार थे, वो कहां के जागीरदार थे? हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। नारनौल के जागीरदार हुआ करते थे इब्राहिम खान सूरी, और इब्राहिम खान सूरी के ही पुत्र थे जिनका नाम था हसन खान। जिनका नाम क्या था? हसन खान। ठीक है, तो अगर बात की जाए किसकी? फादर ऑफ फरीद खान, तो कौन था? हसन खान। ठीक है, फरीद के पिता, फरीद के पिता का नाम क्या था? हसन खान। ठीक है, हसन खान को जागीर प्राप्त हुई थी, यानी हसन खान के पिता कौन थे? इब्राहिम खान सूरी। इब्राहिम खान सूरी के पास जागीरदार कहां की थी? नारनौल की। तो बाद में चल के हसन खान को जागीर प्राप्त होती है किसकी? नारनौल की। अब हसन खान के जो पत्नियां थी, पत्नियों की संख्या कितनी थी? हसन खान के पत्नियां कितनी थी? 4 पत्नियां थी। हसन खान के 4 पत्नियां थी, और इन चारों पत्नियों के ये बताया जाता है कि 8 बच्चे थे। चारों पत्नियों के 8 बच्चे थे। तो आगे चल के इन सब में सबसे ज्यादा 8 बच्चों में जो प्रतिभाशाली था वो कौन था? फरीद खान। तो फरीद खान आगे चल के इस जागीर का रखवाला बनता है, यानी हसन खान ने जो अपनी जागीर दी वो किसे दी है? फरीद खान को। और फरीद खान के समय में जो नारनौल की जागीर थी वो फलने और फूलने लगी। अब जो सौतेली माँ थी फरीद खान की, वो फरीद खान से नफरत करती थी, और उसी नफरत के चलते उन्होंने हसन खान से कहा कि हसन खान कहीं ऐसा न हो कि इस नारनौल की जागीर का पूरी तरह से मालिक बन जाए। तो हसन खान के भी कुछ समझ में आता है, तो हसन खान ने क्या किया कि नारनौल की जो जागीर थी वह फरीद खान से छीन ली। नारनौल की जागीर फरीद खान से जब छीन ली गई, तो उस समय फरीद खान वहां से जाता है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जाके पहुंचता है। उत्तर प्रदेश जब जौनपुर में फरीद खान पहुंच जाता है, तो वहां पर फरीद खान ने शिक्षा ली और एक कुशल सेनापति फरीद खान बन जाता है। जब फरीद खान एक कुशल सेनापति बन जाता है, तो उसके बाद यह दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली में बाबर की सेना में जाके भर्ती हो जाता है एक सिपाही के पद पर। सिपाही के पद पर यह इसलिए भर्ती होता है क्योंकि इसने सोचा था कि बाबर की सेना में जाके मैं भर्ती हो जाऊंगा और बाबर को मैं अपनी सारी समस्या बताऊंगा, तो बाबर मेरी मदद करेगा, तो मुझे फिर से नारनौल की जागीर प्राप्त हो सकती है। लेकिन बाबर से वह इसके बारे में चर्चा न कर सका और अपनी संपत्ति को प्राप्त न कर सका, तो इसने क्या किया?
फरीद खान ने फिर बाबर की सेना को छोड़ दिया। और बाबर की सेना को जब फरीद खान छोड़ देता है तो फिर फरीद खान पहुंचता है कहां पे? साउथ बिहार में। फरीद खान कहां पे आता है? ये दक्षिण बिहार में पहुंचता है। और दक्षिण बिहार में जो उस समय एक शासक था उसका नाम था बहार खान। लोदी, इसका नाम क्या था? बहार खान लोदी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, बहार खान लोदी एक दिन किसी जंगल में घूमने के लिए जा रहा था और इसी बहार खान लोदी के साथ था कौन? फरीद खान। और फरीद खान जब इसके साथ चल रहा था तो अचानक बहार खान के ऊपर एक शेर हमला कर देता है। जब शेर हमला कर देता है तो उसके साथ उसका सिपाही फरीद खान चल रहा था। तो फरीद खान ने एक ही बार में उस शेर पर हमला किया और एक ही बार में उस शेर को खत्म कर दिया, मार दिया, ढेर कर दिया। इससे बहार खान बहुत खुश होता है और बहार खान खुश होकर फरीद खान को एक टाइटल देता है। किसका? शेर खान का। किसका टाइटल देता है? ये एक टाइटल देता है किसका? शेर खान का। तो शेर खान के दोस्तों यहां तक हमें दो नाम मिल चुके हैं। एक नाम हमने पढ़ लिया फरीद खान, जो कि हमने यहां पे पढ़ा था कि इसका नाम क्या था, वास्तविक नाम फरीद खान था। इसको एक उपाधि दी, टाइटल दिया गया, उपाधि। और ये उपाधि दे कौन रहा है? बहार खान। बहार खान लोहानी है, ये लोदी नहीं है दोस्तों। ये कौन है? बहार खान लोहानी। ठीक है, ये लोदी बता दिया था, वो लोदी नहीं है। इसका नाम क्या है? बहार खान लोहानी। तो दो नाम हो गए इसके, एक तो फरीद खान हो गया और दूसरा नाम इसका क्या हो गया? शेर खान। अब शेर खान क्या करता है कि आगे इसी बहार खान लोदी का एक पुत्र था और बहार खान लोदी के पुत्र का नाम था, इसका पुत्र था जिसका नाम था जलाल खान। जिसका नाम क्या था? जलाल खान। जलाल खान दोस्तों एक अयोग्य शासक था और यह बिहार को छोड़ के यह बंगाल की तरफ चला जाता है। बिहार को छोड़ के जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र जो था वो कहां चला जाता है? बिहार की तरफ चला जाता है। उधर शेर खान क्या करता है कि शेर खान उसी समय बिहार में एक किला पड़ता है, किसका? चुनारगढ़, यानी चुनार का किला। किसका किला पड़ता है? चुनार। तो इसने चुनार में एक विधवा थी जिसका नाम था लाड मलिका। क्या नाम था इसका? लाड मलिका। लाड मलिका जो थी दोस्तों यह एक विडो थी। लाड मलिका एक विधवा थी और यह विधवा किसकी थी? लाड मलिका एक विधवा थी और यह विधवा किसकी थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मल्लू खान। क्या नाम था जिसका? मल्लू खान की विधवा थी लाड मलिका। तो लाड मलिका से चुनारगढ़ के किले को अपनी तरफ कर लिया किसने? शेर खान ने। ठीक है, इसके बाद इसने बिहार में एक और किला, किसका किला? रोहतासगढ़। किसका किला है दोस्तों? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ का किला भी फरीद खान ने क्या किया? जीत लिया। अब ये दो किले जीत चुका है कौन? फरीद खान।
कौन जीत चुका है? 2 किलों को फरीद खान जीत चुका है। अब फरीद खान किससे टकराएगा? हुमायूं से। किससे टकराएगा? हुमायूं से। यानी यहां तक अपने आप को मजबूत कर चुका है कौन? फरीद खान। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हुमायूं जो हमारा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हुमायूं अभी काफी बचा हुआ है। तो क्लास आपकी बराबर चल रही है, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपका कोई डाउट बनता है तो उस डाउट को आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। और जो क्लास आपकी हर एक क्लास लाइव ली जा रही है, उस क्लास की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा, हमारी जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।